चाहूंगा उसको आगे बढ़ाने के लिए आपकी क्या नीति रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय विदेश मंत्री जयशंकर जी, हमारे मंत्री सिंधिया जी, रिजिजू जी, पुरी जी और वीके सिंह साहब ने जो ऐतिहासिक कार्य किया है उसके लिए मैं उनको बधाई और धन्यवाद देता हूं। सर, मुझे लग रहा था कि विदेश नीति पर जितनी भी सरकारें रही हैं उसकी नीतियां एक ही रही हैं और उसी प्रकार से बात होगी, लेकिन जो मैंने डिबेट सुना सर, उसमें लगा कि विदेश नीति भारत की जो है 1947 के बाद ही बनी और नेहरू जी ने ही उसका फाउंडेशन किया। इसके पहले कोई विदेश नीति ही नहीं थी और हमारे देश के नागरिक जो है ऐसे ही रहते थे। और इस क्राइसिस में मैं सभापति महोदय एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात इस सदन के जानकारी में लाना चाहता हूं कि हमारे लोग पोलैंड गए, हमारे लोग रोमानिया गए, हमारे लोग मालदीव गए और सभी सरकारों ने जो है अपने को मदद किया, वसुधैव कुटुंबकम की बात की। लेकिन एक जो हमारे यहां वेद पुराण इतिहास कहता है कि साई इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। सौगत बाबू जब बोल रहे थे तो मुझे लगा कि शायद वो सुभाष चंद्र बोस की बात करेंगे कि क्योंकि 39 के बाद भी उन्होंने एक विदेश नीति बनाई और जिसके कारण कि वो बाहर से गए। लेकिन इस क्राइसिस में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमने बोला सर, कि जो जामनगर के राजा थे जमशेद साहब दिग्विजय सिंह जडेजा साहब, उन्होंने पोलैंड के लोग जब द्वितीय विश्व युद्ध में, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जब 5000 लोग सभी जगह शेल्टर खोज रहे थे और पूरी दुनिया में सभी वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, सभी ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, दुनिया को एकत्रित करने की बात करते हैं, जब उनको कोई शेल्टर देने को तैयार नहीं था तो हमारे जो जामनगर के राजा थे उन्होंने 5000 लोगों को, पोलैंड के लोगों को यहां शेल्टर दिया, गुजरात। और यही कारण है कि जब गुजरात के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी बने तो वही गुजराती कनेक्शन के कारण पोलैंड की सरकार ने हमारे विद्यार्थियों को, हमारे लोगों को समर्थन दिया। तो इसीलिए विदेश पॉलिसी जो है, विदेश नीति कोई नेहरू से नहीं है, हम लोग पहले से कर रहे हैं। ये 42, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की ये घटना है। आपने 42 की बात नहीं कही कि पोलैंड के लोगों को हमने कैसे सपोर्ट किया और पोलैंड के लोगों ने इस क्राइसिस में हमारा कैसे साथ दिया। आप लोग तिब्बत की बात करते हैं। आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो रेजोल्यूशन है, हम 5 एस पर चलते हैं, उसको पंचामृत कहते हैं। जो पंचामृत, पंचशील नहीं, पंचामृत, वो भारतीय जनता पार्टी जब 2014-15 में सरकार बनाई तो भारतीय जनता पार्टी के नेशनल एग्जीक्यूटिव ने कहा कि अब हमारी विदेश नीति जो चलती है, लेकिन वो पंचामृत के आधार पर चलेगी। और वो पंचामृत क्या है? वो पंचामृत है कि हम सम्मान के साथ जिएंगे। इसके पहले हमारे पासपोर्ट की क्या हैसियत थी, आज वो सम्मान इस प्रधानमंत्री ने दिया है। संवाद से चलेगी। आज यदि आप लोग बात कर रहे हैं कि पुतिन से बात कर लीजिए, जेलेंस्की से बात कर लीजिए, इस वॉर को रोक दीजिए, तो वो संवाद है। जो माननीय प्रधानमंत्री की इतनी ताकत है, इस देश की इतनी ताकत है कि वो इस लड़ाई में भी अपने को बचाने की कोशिश कर सकता है और लड़ाई रोक सकता है। हम समृद्धि की बात करते हैं। यदि आप अभी रितेश पांडे बोल रहे थे कि क्लाइमेट चेंज का क्या होगा, धातुओं का दाम बढ़ गया, इसका क्या हो गया, समृद्धि, हम किस तरह से अपना बिजनेस करेंगे। अब ऑस्ट्रेलिया के साथ पहली बार हमने एफटीए साइन किया। और क्या एफटीए साइन किया है कि हमारे लोग किस तरह से वहां नौकरी करेंगे, हमारे लोग किस तरह से जाएंगे, किस तरह से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो डेफिसिट है वो कैसे भारत के पक्ष में आएगा। ये समृद्धि की बात है। चौथी बात, हम सुरक्षा की बात करते हैं। बहुत बातें हुई, तिब्बत आ गया, मिस्टर थरूर बोल रहे थे, बड़े जानकार हैं विदेश के, संयोग से उनके साथ कमेटी में काम करने का बहुत मौका मिलता है। एक सेकंड, सभा की यदि सहमति हो तो अभी 1 घंटा समय 7 बजे तक के लिए बढ़ा देते हैं। ठीक है निशिकांत जी, अभी 1 घंटा, बाद में आप कहेंगे तो बढ़ा देंगे। और जी, बड़े विद्वान है सर और हम उनका बहुत सम्मान करते हैं। आईटी कमेटी में उनसे बहुत कुछ सीखते हैं, सीख कर ही जो है पिछले 2-3 साल से अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। लेकिन आप ये बताइए कि तिब्बत हमारा पड़ोसी कैसे बना?
तिब्बत अलग राष्ट्र, ये इस देश में चर्चा हो जानी चाहिए, विदेश नीति के ऊपर चर्चा हो जानी चाहिए कि तिब्बत हमारा पड़ोसी किसने बनाया। आप ये कहते हो कि आप हमेशा नेहरू को गाली देते हो, कांग्रेस को गाली देते हो, क्या करें? आपने ऐसे दुश्मन को हमारे माथे पर बैठा दिया, तिब्बत को। तिब्बत हमारा नेबर नहीं था। अंग्रेजों ने जाते जाते 3 एग्रीमेंट किए 3 देशों के साथ, और उसने कहा कि भूटान अलग देश होगा, नेपाल अलग देश होगा, तिब्बत अलग देश होगा। और चूंकि बफर स्टेट की कल्पना थी, कहीं से भी हमारा बॉर्डर चीन के साथ नहीं लगता था। आपने जिस हिसाब से इस देश के साथ अन्याय किया, इस देश की विदेश नीति के साथ अन्याय किया, कभी पार्लियामेंट में जब आप डिस्कस नहीं किए, हजारों लेटर हैं जब चाइना जो है तिब्बत पर एग्रेशन करने की कोशिश कर रहा था। और मैं दलाई लामा पंथ की स्थापना जिसने की, भगवान अतीश दीपांकर, वो हमारे विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर थे। हमारे गांव ने, विक्रमशिला ने इस दुनिया को पहला वाइस चांसलर दिया, और अतीश दीपांकर ने दलाई लामा पंथ की स्थापना की। इसलिए उस फैमिली के साथ, उस ट्रेडिशन के साथ हमारा मतलब है। वो लोग लगातार 1950-51 से भारत सरकार को गुहार करते रहे, और आपने तिब्बत अपने पंचशील के सिद्धांत के आधार पर, हिंदी चीनी भाई भाई के आधार पर, आपने सिक्योरिटी काउंसिल की सदस्यता ही नहीं दिलवाई, आपने तिब्बत को दे दिया। और आज आप हमसे हिसाब मांग रहे हैं कि तिब्बत ने अटैक कर दिया, तिब्बत ने ये कर दिया, तिब्बत ने, चाइना ने जो है अटैक कर दिया। आपको लगता है कि इस तरह की चर्चा होनी चाहिए? आपने अभी कहा कि हमने अब्सटेन कर दिया। 1978 में अफगानिस्तान पर जब रूस ने अटैक किया था, तो आपने क्या किया? फिलिस्तीन और इजराइल का सारा रिजोल्यूशन मैंने सिक्योरिटी काउंसिल का पढ़ा है। फिलिस्तीन और इजराइल का सारा, और आप तो यूएन के वहां अधिकारी रहे, शशि थरूर साहब ने 78 में आप ही की सरकार थी, मोरारजी भाई की सरकार थी। मैं ये कह रहा हूं कि 78 में वाजपेयी जी विदेश मंत्री थे, लेकिन मैं उसके आगे कह रहा हूं कि फिलिस्तीन और इजराइल का चाहे जो भी हो, एक भी रिजोल्यूशन ऐसा है जिसमें कि आपने अब्सटेन नहीं किया? एक भी है। और ये सदन को गुमराह कर रहे हैं, देश को गुमराह कर रहे हैं सर। चाहे 62 का सवाल हो, चाहे 65 का सवाल हो, चाहे 71 का सवाल हो, हमेशा जो है रूस ने हमारा साथ दिया। मैं उसके विदेश नीति पर नहीं बोल रहा हूं, लेकिन इन्होंने कहा कि यूक्रेन उसका पार्ट था, इसीलिए आप उसके साथ हैं। लेकिन 1998 में, शशि थरूर साहब, 1998 में जब परमाणु विस्फोट किया भारत सरकार ने, उस वक्त यूक्रेन ने किसके साथ वोट किया और रूस ने किसके साथ वोट किया? ये जरा सदन को बता दीजिए। और जब ये बताएंगे तब पता चलेगा कि पूरी दुनिया जब हमारे ऊपर जो है बैन लगा दी थी, पूरी दुनिया में हमको कोई सपोर्ट करने, मैं किसी युद्ध की बात नहीं करता, यहां युद्ध के लिए बहुत बातें हुई। 2 महिलाएं हैं, सुमति जी और सुप्रिया जी, उन्होंने वॉर के बारे में बहुत बड़ी बात कही। लेकिन मैं वॉर पर नहीं जाना चाहता। अहिंसा परमो धर्मा, भारत सरकार, भारत का जो है पुराना ट्रेडिशन है, मैं वॉर पर नहीं जाना चाहता। लेकिन जो देश लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे यूक्रेन लड़ाई लड़ रहा है या रूस लड़ाई लड़ रहा है, उनके जो वॉर हीरो हैं या उनके लोग जो उनको सपोर्ट करते हैं, कम से कम उसके बारे में सोचिए। हमारे यहां एक बड़ी अच्छी कविता लिखी सर, मुझे तोड़ लेना बनवाली, उस पथ पर देना तू फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर चाहे वीर अनेक। जो भी है, पूरी दुनिया, देश, यदि वॉर होता है तो एक एक आदमी, चाहे वो सिविलियन हो, चाहे वो मिलिट्री का आदमी हो, उसको प्राइड होता है कि हमारा सैनिक वहां जा रहा है और हम उसको सपोर्ट करते हैं। इसलिए यूक्रेन के नागरिक के प्रति और रूस के नागरिक के प्रति हमको लगता है कि हमको सम्मान होना चाहिए और हमको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। मैं आपको यह कहूंगा कि सर, किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया और माननीय जो विदेश मंत्री ने काम किया, वो न भूतो न भविष्यति है। इस देश में इसके पहले भी इवैक्यूएशन हुए। 1990 में जब इराक का इवैक्यूएशन हो रहा था, तो आपको पता है कि जो विदेश मंत्री थे आईके गुजराल, वो सबको पास देते थे और पास के आधार पर यहां लोग आते थे। पहली बार ऐसा हुआ, क्योंकि 20 लड़के हमारे भी यहाँ आए, चाहे वो गरीब था या अमीर था, हिंदू था या मुसलमान था या सिख था या ईसाई था, सबको एक आधार पर भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आई। 1990 का आईके गुजराल का मॉडल हमने नहीं अपनाया। जितने भी इवैक्यूएशन हुए, यहां दिल्ली से मैसेज जाता था कि बड़े परिवार को लाना है, बड़े लोगों को लाना है। पहली बार ऐसा हुआ। इसीलिए इस प्रधानमंत्री के प्रति हम लोगों को सम्मान और विश्वास देना चाहिए। केवल मैं अंत में यही कहूंगा सर कि ये देश बड़ा है,
इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षित है और माननीय मोदी जी सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया के सिद्धांत पर चलते हैं। श्री इसीलिए जयदेव गल्ला जी। इसके बारे में बहुत राजनीति नहीं होनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। Thank you, Mr. Chairman, for permitting me